हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हो सब लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और बोर्ड वालों के तो मज़े लग ही गए हैं मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी दे ही दी थी, तो बट एक्चुअल में वो मज़े नहीं लगे हैं। और ऐसा ना हो कि कहना नहीं चाहिए वैसे, अभी जो लगता है ना कि मज़े लग रहे हैं, कभी कभार ज़िंदगी में आगे जाके तो आप समझ रहे होगे, तो बेहतर ये होगा कि आगे कोई दिक्कत ना आए, ज़िंदगी आपके मज़े ना ले, उसके लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। पेपर किसी भी फॉर्मेट में होते हैं, कभी भी होते हैं, एनीथिंग। क्योंकि आप जो अभी आप सोच रहे हो ना कि हाँ ठीक है चलो निकल जाएगा जी, चल जाएगा काम, वो आगे जाके आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मजाक तो अलग की बात है, बट ये है कि ज़िंदगी आपका ना मजाक बनाए, उसके लिए प्रिपेयर रहना। और क्योंकि स्टूडेंट्स का काम है मेनली सिर्फ पढ़ाई करना, है ना, और जितने भी आपके आगे कॉम्पिटिशन है ये हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो मुझे ऐसा लगता है, नो डाउट हेल्थ फैक्टर्स और सारी चीज़ें, आजकल बहुत एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है ना कि सब जगह बहुत, आप कह सकते हो टेंस एनवायरनमेंट है, राइट। लेकिन उसमें सबको क्रॉस करके इसको आगे पार करना ही है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रिकॉशंस जो भी हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, जब जाना पड़ता है, उसको फॉलो कीजिए। बट फॉर स्टूडेंट्स दिस इज़ आई वुड से गोल्डन पीरियड। मैंने कहा हुआ, अब भी मैं कह रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपको टाइम मिल रहा है अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करने का। ठीक है, तो इसीलिए अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, और कोशिश करूंगी मैं कि जो आपके +2 के न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं उनकी न्यूमेरिकल सीरीज भी लेके आऊँ। एंड बाकी एक सीरीज़ हमने शुरू की है, आप उसको देखिएगा। एंड होपफुली आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने अब तक वो देख ली होगी, कुछ शायद हो सकता है पसंद भी आई होगी, कुछ हो सकता है नहीं भी पसंद आई होगी, अपनी अपनी चॉइस है। तो बट कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कीजिए आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, और क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और न्यूमेरिकल्स इसमें से बहुत आते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट है, न्यूमेरिकल से कभी डरना मत, मैं बार बार कह रही हूँ। शुरुआत करते हैं। देखो, आपने थर्मोडायनेमिक्स +1 में पढ़ा हुआ है ना, थर्मोडायनेमिक्स +1 का टॉपिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, की प्रोसेस आपका होगा या नहीं होगा, बट उस प्रोसेस का रेट क्या होगा, जल्दी होगा, धीरे होगा, है ना, उस किस मैकेनिज्म को फॉलो करके होगा, वो सारी चीज़ें कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अबाउट द मैकेनिज्म। तो हम क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो सारे आ जाएंगे। एंड द मैकेनिज्म बाय विच दैट रिएक्शन वुड अकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी, तीनों चीजें मतलब आप ओवरऑल स्टडी करते हो केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट आपने वैसे भी नॉर्मली पढ़ा होगा, कई तरह की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो है, बहुत स्लो है, मॉडरेट है, इस तरह की पढ़ रखी होंगी ना। फास्ट रिएक्शंस आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, आयनिक रिएक्शंस, है ना। ये हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं यूजुअली केमिस्ट्री में, जब हम पढ़ते हैं कि आपकी आयनिक रिएक्शन जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड कहीं ब्रेक करना ही नहीं है। जैसे आपने कंपाउंड पानी में डाला, उसके आयंस ऑलरेडी डिसोशिएट हो जाएंगे, तो उसमें टाइम नहीं लगता। इस वजह से वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। कौन सी? आपकी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं। फिर आपका आता है वेरी स्लो रिएक्शन, जिसमें बहुत टाइम लगता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। पढ़ा है लोहा तो पढ़ा ही है जी, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जंग लग जाएगा उसमें। फिर है रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड। यूजुअली जो हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हैं वो इन्हीं रिएक्शंस पे स्टडी करते हैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि इन दोनों को स्टडी करने का कोई लॉजिक नहीं है ना। आप जब कह सकते हो कि आप रिएक्शन को किसी को स्टडी कर रहे हो कि उसमें एक एक स्टेप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैक्सिमम केसेस में हम कह सकते हैं कि आपकी जो मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसके दो एग्जांपल हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये आगे भी आएंगे, तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए इसके, सुक्रोज के, इथाइल एसीटेट के, ये सब पता होना चाहिए। जब आप इसको, हाइड्रोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक करना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आप ब्रेक कर रहे हो उसको, एसिडिक मीडियम में है दोनों, आप देख सकते हो। और सुक्रोज आपका ब्रेक डाउन होगा किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट एक एल्डोज है, एक कीटोज, मतलब एक तरह से दो टाइप्स हैं ये। आप कह सकते हो एल्डोज कीटोज, आपको नाम से पता लग रहा होगा ना। एल्डोज मतलब जहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एंड कीटोज मतलब जहाँ कीटोनिक ग्रुप होगा। तो फॉर्मूला इनका सेम है, बट ये आपस में क्या हो गए? आइसोमर्स। फाइन। तो उसके आगे आपका हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये आप देख सकते हैं एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है, मतलब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कौन सी रिएक्शन कैसी हो रही है वो तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये जितने नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, बहुत शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर में कवर अप करवा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड रिवाइज कीजिएगा।
और चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत इसमें माइन्यूट चीज़ें थी, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर अप करवाऊंगी, क्योंकि जल्दबाजी करके या बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर करके उसका भी फ़ायदा नहीं है। सो आई थॉट कि मैं इसको ग्रेजुअली जितने टॉपिक्स हैं उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके अच्छे से रिवाइज करें। फाइन। रेट्स आपकी जो अलग अलग रिएक्शन के डिफरेंट होते हैं उसका क्या रीज़न है? जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शन जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहे हैं या देर से ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? ये ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स पे। और आपको पता है अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जाहिर सी बात है इसलिए आपकी रेट्स ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होती हैं। फाइन। फिर आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भाई है क्या चीज़? इतनी देर से हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपका सिंपल सी चीज़ है। देखो, कोई रिएक्शन हमने कंसीडर करी, रिएक्टेंट्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। जब रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और तो आपने क्या करना है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली आप जब एक्सप्रेस करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी घट रही है आपको पता है? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है विद चेंज इन टाइम। तो रेट आपका सिंपली क्या है? स्पीड है ना, स्पीड। और अगर आप इन जनरल भी पढ़ोगे, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस या टाइम को लेके होता है। यहाँ पे क्या है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो उसी चीज़ को आप लिखोगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय टाइम टेकन, या फिर अगर प्रोडक्ट्स की टर्म में लिखेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये तो इन जनरल है जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए लिखना आना चाहिए। बट ओवरऑल आगे जाके आप जो रिएक्शंस पढ़ेंगे मोस्टली रिएक्टेंट्स के टर्म्स में ही आप उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा भी, बताऊंगी कि कैसा आएगा। रिएक्शन दी हुई है, इसी रिएक्शन में अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, तो आप क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स वाले के साथ माइनस साइन आता है। क्यों? क्योंकि ये आपका डिक्रीज शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना। और प्रोडक्ट्स वाले के साथ प्लस आता है क्योंकि ये आपका इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो PCl5 विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो ये डेल्टा है यानी कि ट्राइंगल जैसा, दैट इज लार्जर चेंज। स्मॉल डी जब आप लिखते हो वो स्मॉलर चेंज होता है। ठीक है, आगे आएगा भी, स्मॉल डी भी आपका आएगा। तो चेंज इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम भी तो चेंज हो रहा है आपका। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट्स की टर्म्स में लिखा। यहाँ पे सब जगह जो कोएफिशिएंट था, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो 1 ही था ना, मतलब कितने कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो सब जगह 1 थे, तो इसलिए आप देख सकते हो कहीं कुछ नहीं आया। फिर मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो माइनस प्लस साइन है इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस है कि प्लस है। ये माइनस प्लस अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपने ये बताना है, ये आप यूज कर रहे हो जस्ट टू रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अदरवाइज आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फाइन। उसके बाद चीज़ आती है कि यूनिट्स क्या होंगी। यूनिट्स आप देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। या फिर अगर इन केस आप प्रेशर कंसीडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की जगह किसी रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपको सिंपल जो इसके बेसिक्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं अभी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई। आपको पता है कि जितनी भी आप पूरी रिएक्शन अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसका रेट बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि एवरेज फॉर्म में हमें पता लग जाए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो बार बार आपको पता है डिक्रीज होती जाएंगी, प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होती जाएंगी, तो रेट आपका ओवरऑल कभी कांस्टेंट नहीं रहता। इस वजह से हम क्या निकालते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मूला इसका भी सेम वैसा सही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं। अगर आप ये देखिए रिएक्टेंट्स की टर्म्स में मैंने क्या लिखा हुआ है? माइनस के साथ, प्रोडक्ट्स की टर्म में प्लस में लिखा है। फाइन। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने हमेशा लगाना है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हो। फिर क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है ना। ऐसे ही आपका है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कि आप पूरी रिएक्शन जब स्टडी कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप चाहो कि आपको रेट पता लग जाए, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये ग्राफ में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, अदरवाइज फॉर्मूला देख के तो आपको लगेगा कि एक ही जैसी चीज़ है। ठीक है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? सेम चीज़ है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वहां पे क्या था? विद चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या है? एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
फाइन। फॉर्मूले में आप देखो dx बाई dt है, वहां डेल्टा x बाई डेल्टा dt था, ये देख सकते हो आप। ये क्या था आपका लार्जर चेंज, ट्राइंगल वाला। स्मॉल डी मैंने कहा था ना, स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉलर चेंज। तो ये आपका माइनस के साथ प्लस के साथ ही रहेगा, बट यहाँ डी आ जाएगा, स्मॉल डी यानी स्मॉल चेंज। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्मॉल चेंज लार्ज चेंज हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ को स्टडी करके आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर एग्जाम में ग्राफ आ जाए या किसी कंपटीशन में कभी ग्राफ आए तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखिए, ये एक ग्राफ है आपका, दोनों ग्राफ में मैंने अलग अलग चीजें कैलकुलेट की हैं। एक में इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट किया है, एक में एवरेज कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस आपका जो भी एक ग्राफ आया है, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये टेंजेंट क्या होता है, आपने अगर टेन थीटा पढ़ा हो, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो ना, उसी का फॉर्मूला आपने लगाना है, P बाय बी, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाय बेस। तो वही सेम चीज है, ये आपका क्या है, इस साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था और ये टाइम था, इसीलिए आपने क्या लिया, माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, ओ ए डिवाइड बाय ओ बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यानी टेन थीटा जो आप कैलकुलेट करोगे, वो आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में आपने क्या करना होता है, दो अलग अलग आपने मेजरमेंट्स की होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, उसका माइनस आप लेते हो, दैट इज एक्चुअली एवरेज। तो आप ये देख सकते हो x1 x2 अलग अलग टाइम पे है। जब x1 कब था, कम टाइम पे, जब टाइम ज्यादा हो गया तब क्या है x2। ये कम क्यों हो गया, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ माइनस साइन लगाएंगे और क्या माइनस होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये माइनस प्लस में मत कंफ्यूज करना। हाँ, कैलकुलेशन में नो डाउट कहीं ना कहीं आपका अगर कभी आएगा तो आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको रिप्रेजेंट करने को ही कहीं ना कहीं आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आनी चाहिए कि हमें माइनस कब लगाना है, हमें प्लस कब लगाना है। ठीक है, तो एवरेज में आप देख सकते हो, हमने एक आप कह सकते हो टाइम पीरियड लिया है, उसके बीच में कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है वो कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है, दैट इज, इसी में अगर मैं सपोज करो, वो आपका था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आप ग्राफ भी देख सकते हो चेंज हुआ है, तो ग्राफ पहचानना भी आना चाहिए। वो क्या था, डिक्रीज हो रहा था कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और अगर इंटरवल में चेक करना है तो ऐसे चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, लेकिन यह माइनस साइन नहीं प्लस साइन होगा, है ना। और इंस्टेंटेनियस में आपका क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस में भी प्लस साइन के साथ आएगा। टेंजेंट आपका वही सेम चीज रहेगी, ओ ए बाई ओ बी रहेगा, सब कुछ ही सेम, बट ये है कि जस्ट आपको ग्राफ से कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में अगर एग्जाम में आएगा तो ये सब थोड़ी मार्क करके दिया होगा, वो तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये सब चीजें आनी चाहिए कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है बेसिकली। फिर एक चीज आती है कि आपको एक्सप्रेस कैसे करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। सपोज कीजिए मैंने कोई सिंपल एक जो कह सकते हो आप रिएक्शन कंसीडर की है, ये रिएक्टेंट्स थे, तो आपको मैंने क्या बताया है, रेट कैसे लिखते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। अभी अभी आपने सीखा, वही सेम चीज हमने की है, माइनस साइन के साथ रिएक्टेंट्स के लिए, प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही आप शो कर रहे हो सब में, यस, ए बी सी डी, आप ए बी और एक्स वाई लिया आपने। अब जो ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे, वो क्या होते हैं, वो डिवाइड में चले जाते हैं, 1 बाय ए, 1 बाय वी, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई। तो आपको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये आपने रेट रिप्रेजेंट किया है अलग अलग चीज़ों के टर्म्स में। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन होती है अगर, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट आपका कंपाउंड होता है, यहाँ कोई और कंपाउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए था। अब बात आती है, अगर इसी चीज में मैं कहूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कि किस रेट से ए आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, वो रेट क्या होगी, माइनस साइन होगा क्योंकि डिसअपियरेंस है, और जस्ट डी ए बाई डी टी। यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। इफ वी आस्क, या कहीं पे भी आपको पूछा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिडक्शन, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आती है ना, उसमें आपने जिस चीज़ का आपको पूछा गया है, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बस शो करनी है। रिएक्टेंट्स हैं तो माइनस साइन के साथ, प्रोडक्ट्स हैं तो प्लस साइन के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो स्मॉलर चेंज है इसलिए आपने डी यूज किया है। आप देख सकते हो डी ए बाई डी टी, डी बी माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी। फॉर्मेशन की बात की तो प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी।
तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या था, ये कोफिशिएंट साथ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर एग्जाम में सपोज करो न्यूमेरिकल आता है, आपको पूछा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, कोई वैल्यू दे दी 5 × 10⁵ समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वो 5 × 10⁵ इस पूरे के लिए है। और आपसे कहा जाए निकालो जी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आपको क्या चाहिए, खाली ये चाहिए, 1/a नहीं चाहिए। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कुछ और क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बट आपको ये एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब आपको एक्सप्रेस करना आता है तो आप कैलकुलेट भी कर पाते हैं। फिर बढ़ते हैं जी आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यस ऑब्वियसली कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स। इसीलिए कोई रिएक्शन आपकी स्लो होगी, कोई रिएक्शन आपकी फास्ट। जैसे सेम दिखने वाली रिएक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड वाली एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, लेकिन एक फास्ट है एक स्लो है। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। दूसरा फैक्टर आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की तो रिएक्शन का रेट जो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट्स की जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी फास्टर रिएक्शन होगी, फाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहने का मतलब है। फिर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर से रेट कैसे चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों? टेम्परेचर एक आप कह सकते हो ना काइंड ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उन रिएक्टेंट्स को, तो उनका बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपकी रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली जो ऑब्जर्व किया जाता है विद चेंज इन टेम्परेचर डबल हो जाती है। इसके ऊपर आपका जो एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, लास्ट में, वो हम बाद में करेंगे। बट इन जनरल आप ध्यान रखिए कि डबल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर आपका अगला टॉपिक क्या आया, प्रेजेंस, अगला फैक्टर क्या आया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपकी खाली स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को इनिशिएट करता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सपोज करो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो वहाँ कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। जब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। तो यानी कि कैटलिस्ट इंक्रीज करता है किसी रिएक्शन की स्पीड को बिना खुद उसमें इन्वॉल्व हुए या रिएक्ट किए। अगर कहीं कुछ आप कह सकते हो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाता भी है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, तो बाद में रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपका इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में, ठीक है। फिर है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जाहिर सी बात है, एक किसी पाउडर्ड वाली चीज़ को आपको रिएक्ट करवाना है तो सरफेस एरिया वहाँ ज़्यादा है, उसमें आपके मॉलिक्यूल्स सारे एक जगह बिछे हुए हैं, वो आसानी से रिएक्ट कर पाएंगे ना। और क्रिस्टल फॉर्म में वहाँ पे आपको रिएक्ट करवाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर स्मॉलर पार्टिकल साइज है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आपकी रिएक्शन फास्ट होगी और ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी। 5 फैक्टर्स हो गए, ठीक है जी। एक फैक्टर आपका और है, एक फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन मतलब कि कुछ रिएक्शंस को होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की। उनको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ रखा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। जब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही बनते हैं। फिर जी आपका आता है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। बड़ा कुछ है यार इस चैप्टर में, पता है, मतलब मैंने उसको ओवरऑल पूरा जितना सोचा, मैं कहा 3 पार्ट्स में ही करवाना ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या है कि वो जल्दबाजी में मज़ा ही नहीं आएगा कुछ पढ़ने का, समझ भी नहीं आएगा। सो चलो, जितना मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ ना, अगर कोई बच्चा, सच बताओ यार ऑनेस्टली, इतना पढ़ के चला जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है, +2 में मैं सारे चैप्टर्स ही करवा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप करवा रही हूँ फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, उनके जो बेसिक्स है वो भी मेरी वीडियोस से आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो मिसिंग कुछ नहीं है, वो अलग बात है, डिपेंड करता है आपके पढ़ने पे, आप कितना पढ़ते हैं, कितना रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट में एक ये जो ग्राफ है आप देख सकते होंगे, एक ये ग्रीन कलर में, एक रेड कलर में, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ग्राफ है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, वैसा ही सेम ग्राफ है, बस दोनों को मैंने एक साथ शो किया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक साइड लिया हमने, एक साइड हमने लिया टाइम, फाइन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जा रही है, आपको पता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होती जा रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक। अब बात आती है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपने पहले भी आई थिंक पढ़ा हुआ है थोड़ा मोड़ा इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन किसी जनरल रिएक्शन के लिए आप कैसे शो करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो, ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उनमें जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में।
तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर टू इट्स जो भी है उसकी मोलर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपने मुझे लगता है शायद डेफिनेशन भी हो सकता है पढ़ी होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की, अगर नहीं पढ़ी तो पता लग गया होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा के। फाइन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिपेंड करे ए या बी पे ही। अब इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि ये तो आप जस्ट शो कर रहे हो, बट जरूरी तो नहीं है कि आपकी पूरी रिएक्शन का रेट, दोनों जितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं रिएक्शन में, जितने भी रिएक्टेंट्स उनके सबकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, सपोज करो 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं, आपका जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है किसी एक पे, किसी 2 पे, है ना, और उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो आपका भी आगे आएगा। तो रेट ऑफ जो लॉ ऑफ मास एक्शन है और रेट लॉ, दोनों में फर्क है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आप जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं सबकी कॉन्सेंट्रेशन शो कर देते हो और पावर में उनके सबकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख देते हो, बट आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज डिफरेंट, यानी कि रेट लॉ जो आप लिखते हो वो डिफरेंट है। यहाँ देखो मैंने अल्फा बीटा शो किया है, ये अल्फा बीटा वो वैल्यूज है जिन पे एक्चुअली डिपेंड करेगी आपकी जो भी रिएक्शन है उसका रेट। ठीक है, ये वो आपकी वैल्यूज हैं, तो इसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो रेट लॉ हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be equal to the, ये देखो आप लिख सकता है ना, लिखा हुआ है मैंने, which may or may not be same or equal to the as stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। मतलब आपने किसी इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट्स हैं, जैसे ये है, ठीक है, जैसे सिंपल रिएक्शन थी, 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होगी उनका प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन जो इनकी पावर होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वही सेम वैल्यू हो जो यहाँ पे हो। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो यहाँ तो 2 और 1 आ रहा है, एक्चुअल में हो सकता है दोनों के खाली 1 1 की वैल्यू आए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो यानी वो पावर जिस पे कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो आपकी कहाँ आएगी, रेट लॉ में। और जस्ट आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं कि हाँ, अगर आपने बैलेंस्ड इक्वेशन स्टडी करना है कि वहाँ कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो आपका क्या देता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है जी, ये आपका हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ का फर्क, जो कि आपको आना चाहिए और एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेट लॉ आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, किसी रिएक्शन को देख के, नो, राइट, आप किसी रिएक्शन को देख के क्या बता सकते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन रेट लॉ नहीं बता सकते। रेट लॉ हमें कैसे पता लगेगा, जब वो रिएक्शन एक्चुअली होगी, एक्सपेरिमेंटली जब आप उसको कंडक्ट करोगे तब आपको पता लगेगा वैल्यूज को एनालाइज करके कि एक्चुअल में किसकी वैल्यू पे और कितनी वैल्यू पे आपका रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में ना आपने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस चीज को स्टडी करना है। मतलब आपको पता लगता रहेगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, और बहुत सिंपल और बहुत ईजी है एक्चुअली। रेट कांस्टेंट क्या है, अब डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन, जब आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हर रिएक्टेंट की क्या है, यूनिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब वैल्यू 1 होगी तब आपका, उसे आप क्या कहोगे, रेट कांस्टेंट, या फिर आप उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट यानी कि के को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है ना। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि है क्या चीज़। एक्चुअली इट इज़ अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यस, हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसी है ना। यस, के की वैल्यू से हमें पता ही लगता है, जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। फाइन। फिर है कि हर एक रिएक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है रेट कांस्टेंट की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब किसी एक रिएक्शन को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी के की वैल्यू फिक्स है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कुछ और चीज़ें चेंज नहीं होगी, वो के की वैल्यू उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये तो हमने अभी देख लिया। अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, इट मीन्स कि आपका अगर टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये ध्यान देना है आपने। रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट कह रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा मैंने, के की वैल्यू कहा। कांस्टेंट है भाई तो कैसे डिपेंड करेगा, के की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती। ये चीज़ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबको लगता है के की वैल्यू आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर चेंज हो रही है तो चेंज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होता। ठीक है। फिर क्या है, यूनिट्स।
यूनिट्स आपका वो होगी रेट कांस्टेंट की जो भी आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब बात आती है ये ऑर्डर क्या चीज़ है, अभी पढ़ेंगे, बट उसके पहले रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना। ये देखो सेम के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ, अल्फा बीटा, यहाँ ए और बी। रेट ऑफ रिएक्शन आपका खाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है, जिसपे कि मतलब जिसपे कि ओवरऑल आपकी जो रिएक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड कर रही है, वो वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और लॉ ऑफ मास एक्शन में सिंपली आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो स्टोइकियोमेट्री की बात करते हो वो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। फिर आपका जो अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक, जिसपे कि पूरी केमिकल काइनेटिक्स क्या कह सकते हो बेस्ड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है, वो जो आपने ऊपर अल्फा बीटा लिखा ना, उसका सम, सिंपली तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या पावर टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आना चाहिए, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आना चाहिए यहाँ। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो जस्ट आपने अगर कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो वो जो पावर्स हैं उनको प्लस करना है, रेट लॉ वाली पावर्स, लॉ ऑफ मास एक्शन वाली पावर्स नहीं, ठीक है। अब जैसे सिंपली आप इस रिएक्शन को देखेंगे, सिंपल मैंने एक रिएक्शन ली हुई, एग्जांपल लिया हुआ है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। यहाँ आप देख सकते हो दो रिएक्टेंट्स है ना, आप अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते तो ये भी लिखते कंसंट्रेशन, इसकी भी कंसंट्रेशन लिखते, दोनों की वैल्यू 1 है तो चलो 1 1 आ जाता, तो आपको तो क्या लगता, दो चीजें हैं तो यानी 1 + 1 2 हो जाना चाहिए था। बट एक्चुअल में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ और ही होगा, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है, हमें केमिकल काइनेटिक्स से, तभी मैंने कहा ना मैकेनिज्म पता लगता है कि रिएक्शन कैसी हो रही है, कौन सी जो सपोज करो रिएक्शन मैकेनिज्म की भी आगे बात आएगी कि कई उसके स्टेप्स हैं, तो उसमें जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा वो जाहिर सी बात है रेट डिफाइन करेगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी ओवरऑल पूरी केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं, जिन्हें पता लगता है। देखिए अब यहाँ देखो, यहाँ आपकी वैल्यू 2 थी लेकिन एक्चुअल में क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो ये आपकी यानी कि ए और जो अल्फा की वैल्यू है वो चेंज हो गई ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वैल्यूज़ होंगी वही सेम आपकी ऑर्डर में भी आएंगी, ठीक है जी। तो यानी आप इसलिए रिएक्शन को देख के कभी भी ना तो रेट लॉ बता सकते हो ना ऑर्डर बता सकते हो, आप जस्ट क्या बता सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन, या ये बता सकते हो कि कितने मोल्स आपके रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब है यूनिट्स के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, उसको आप किसी भी ऑर्डर का अगर आ जाए तो आपको इन जनरल कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये वो जनरल फॉर्मूला है, देखो dx/dt आप लिखते हो, रेट इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू क्या लिखते हो, k कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n, ये लिखोगे आप। ये n क्या है, ये ऑर्डर है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, आप ऐसे लिखते हो ना, उसी को मैंने इस तरह से शो कर दिया, ठीक। तो k मैं एक साइड ले गई, बाकी सारी चीजें एक साइड ले गई, dx/dt 1 कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा। अब dx/dt क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम ही है अगर आप यूनिट निकालना चाहें। यहाँ से मैंने 1/टाइम एक जगह लिख लिया और कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ लिख लिया, तो n रेज़्ड टू पावर -1 हो गया, मतलब पावर में आपका आ जाएगा n रेज़्ड टू पावर नहीं, पावर में आपका आ जाएगा n-1। तो बस इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपने सिंपली अभी n अगर मैं सपोज करो 0 ऑर्डर पुट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 और टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर आ जाएगा सिंपली, और टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स, बस। तो सिंपली आपकी यूनिट्स आ जाएंगी के की। ऐसे ही आपको कोई भी ऑर्डर अगर दे दिया जाए, चाहे सेकेंड ऑर्डर दिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो फिर है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, देखो 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया वही सेम चीज़ है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो अब तक आप करते आ रहे हो वही सेम डेफिनेशन आपकी आ जाएगी। रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के, जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होती हैं, यूनिटी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका क्रक्स है एक तरह से, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट का यानी के की वैल्यू का डिफरेंस। ये डिपेंड करती है आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये नहीं करती है। ये खाली आपके किस पे डिपेंड करती है, आपको पता है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ आपकी यूनिट डिपेंड करेगी किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यहाँ यूनिट आपकी हमेशा ही, रेट की यूनिट तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड है ना, पर सेकंड नहीं पर टाइम मान लो, बट यहाँ तो आपका चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू आपकी, हम के की जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वही आपकी के की यूनिट्स आएंगी, ठीक है। इसीलिए के की यूनिट्स देख के भी कई बार पहचाना जाता है कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इस पर न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि आपको यूनिट दी होगी, के की वैल्यू दी है, पीछे यूनिट लिखी होती है एंड बताया होता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब तो जिस बच्चे को अगर यूनिट्स का आइडिया है, जैसे मैंने आपको जनरल भी फॉर्मूला बताया ना, वहां से अगर आप आइडिया लगा लोगे तब तो आपको पता लग जाएगा कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, फिर है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है ना मॉलिक्यूलैरिटी, कि कितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कोलाइड करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा उनमें आपस में रिएक्शन होगी, बॉन्ड्स बनेंगे, टूटेंगे और पूरी जो आपकी रिएक्शन है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपकी सिंपली क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये आपकी क्या किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम स्टडी कर सकते हैं? नहीं, ये पॉइंट आपका हमेशा क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जो रिएक्शंस आपकी 1 स्टेप में हो रही हैं, सिंगल स्टेप में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस, और जो मल्टी स्टेप्स में होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी वर्ड जो है वो आपका हमेशा किसके लिए होगा, मॉलिक्यूलैरिटी वर्ड आपका जितने भी आपके डिफरेंट, अच्छा चलो मैं बताती हूँ, आगे भी आएगा। उसके पहले एक चीज़ और कर लेते हैं कि जितने डिफरेंट स्टेप्स आपके किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हैं वो क्या बताएंगे आपको, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन आपकी कैसी हो रही है, वो पाथवे क्या फॉलो कर रही है। ठीक है ना, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी आपकी आगे भी आएगी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जस्ट आपके जितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में प्रॉपर उनकी ओरिएंटेशन हो, प्रॉपर एनर्जी फैक्टर, एक एनर्जी की वैल्यू हो, जिससे कि वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करें और आपकी रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे तो एक्चुअली पॉइंट आया था, मैंने बता दिया, बट कोलिजन थ्योरी आपकी पूरी डिटेल में लास्ट में है, तो वहां मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली आपकी यानी क्या हो गई, सम ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके, रिएक्टेंट्स के, जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, वही आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है। ठीक है ना, और एक चीज और, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है। जैसे ये है यूनिमॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल था पूरा, ये दो मत सोचना, ये तो अलग पूरा एक फॉर्मूला है ना, O2F2 एक पूरा फॉर्मूला है, तो वो पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, HI के, तो ये बाय मॉलिक्यूलर हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी आपका मैंने आपको पहले भी बताया, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई आप कह सकते हो उसके लिए सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है ना, ठीक। अब फिर बात आती है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस पे डिपेंड करेगा, मैं कह रही थी ना स्लोएस्ट स्टेप पे। जब आप मैकेनिज्म स्टडी करते हैं उसमें सपोज करो कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है, मतलब 3-4 स्टेप्स में हो रही है, तो उसमें से जो सबसे छोटा स्टेप होगा, जब से सबसे कह सकते हैं स्लोएस्ट स्टेप होगा, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सपोज करो रिले रेस का मैं एग्जाम्पल हमेशा लेती हूँ कि 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो जो आप रिले एक दूसरे को ट्रांसफर करोगे, अगर कोई बीच में धीरे भाग रहा है तो पूरी वो रेस हरा देगा ना। वही वाली चीज है कि जो स्टेप आपका स्लो हो रहा है वो एक्चुअली आपका ओवरऑल रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप जो है वो आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म का ही कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आई आपकी क्या, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में फर्क, बहुत डिफरेंस है। एक पहले आपका वो आया था रेट ऑफ रिएक्शन और के में, रिएक्शन रेट कांस्टेंट में, वो डिफरेंस भी पूछा जाता है, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है। चलिए बताती हूँ क्या है। डेफिनेशन आपने पहले दोनों की लिखनी है। ये मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपको डेफिनेशन पहले बताई हुई है, मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की वो। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका होल नंबर, फ्रैक्शनल, जीरो, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी आपकी कभी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा ये क्या होगी, कोई होल नंबर ही होगा, है ना। आधा अधूरा कटा पटा तो नहीं हो सकता ना, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक, फिर इसको आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, वैसे सिंपली देख के कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इसको आप निकाल सकते हैं किसी सिंपल रिएक्शन के लिए, राइट। उसके बाद ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पे एप्लीकेबल है। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप सबके लिए निकालते हो, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी आप सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकालते हैं, है ना। तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं। फिर एक आखिरी डिफरेंस क्या है कि जो सिंपल रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सपोज करो नहीं है, कोई सिंपल रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो उसके लिए उस रिएक्शन को आप सिंपली देख के उसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो बता दोगे, लेकिन सिंपल रिएक्शंस के लिए भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाओगे, है ना, देख के, क्योंकि हम नहीं बता पाते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, लास्ट वाला, ये यूजुअली कई जगह दिया होता है, तो मैंने आपको बता दिया, बट ये बाकी सब में ऑलमोस्ट जो है कवर अप हो ही जाता है। ठीक, वो तो जस्ट ये है कि एग्जाम में अगर आएगा कुछ मार्क्स का तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने जरूरी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको लिखने आने चाहिए। फिर है जी कि ऐसा क्या रीज़न है कि रिएक्शंस जो हैं हायर ऑर्डर की वो बहुत रेयर होती हैं। अब ये जाहिर सी बात है, आगे आप पढ़ोगे तो हमने आपको पूरे चैप्टर में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इतना ही बताया, उससे आगे का बताया भी नहीं है। देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आए, साइमल्टेनियसली रिएक्ट करें, कोलाइड करें, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तब जाके आपकी वो रिएक्शन होगी।
अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी की ओरिएंटेशन गड़बड़ है, किसी की एनर्जी फैक्टर गड़बड़ है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए हायर ऑर्डर वाली जो आपकी रिएक्शन है बहुत रेयर है। जैसे एक एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, KClO3 आपका ब्रेक डाउन करके KClO4 बना रहा है, ये आपका 4th ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एक एग्जाम्पल याद कर लेना, हो सकता है कि शायद ये कहीं कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद ये आगे आप टॉपिक देख रहे होगे ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक तरह का मेथड है जिससे कि आप रेट ऑफ रिएक्शन या ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। हमने नो डाउट थोड़ी सी मैंने स्पीड तेज रखी है और थोड़ा सा लेक्चर भी बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है यार, उसको सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना, मैं चाहती नहीं कि कोई चीज़ मिस हो जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से और थोड़ा कंपटीशन, दोनों को कंबाइन करके पूरा मैंने ऑलमोस्ट कवर अप करवाया है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो जो ध्यान में रखने वाली थी वो बताती गई हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल अभी तक जैसे बताते आ रहे हो वैसे ही ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं। और उसके अलावा अपनी स्टडीज़ करते रहो। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करो। उसका रीज़न ये है कि जब आप लाइक शेयर करते हैं तो और बच्चों तक भी वो चीज़ें पहुँचेगी, वो बच्चे भी घर बैठे रिवाइज कर पाएंगे। फाइन। एंड यस, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा हैंडल पे, और उसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ वो आप रेगुलरली सॉल्व किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि इसकी सारी वीडियोस ऑब्वियसली कनेक्टेड ही होंगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस लॉरिका। सो बाय बाय, टेक केयर।